हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। तो अभी तक हमने फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। फिफ्थ चैप्टर में हम लोग ने देखा था, फिफ्थ चैप्टर का नाम था एंशियंट तमिलनाडु, और उसमें हमने देखा था तमिलनाडु के बारे में, और साथ ही साथ हमने देखा था ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में मद्रास प्रेसिडेंसी को, और हमने देखा था कुमारी कंडम और लेमुरिया को, और उसके बाद हमने देखा था थर्ड संगम एज, जिसमें चेरा चोला पांड्या के जो लास्ट हैं पांड्या, वो कुमारी कंडम में जो फर्स्ट और सेकंड संगम करते हैं, और साथ ही साथ थर्ड संगम में मदुरई में करते हैं, मदुरई का मत्थुर में, वो हम लोग ने देखा था, उसको पढ़ा था। उसके बाद हमने रेन ऑफ चेरा चोला पांड्या के बारे में देखा था, और उसके बाद आज हम देखते हैं सिक्स चैप्टर को, जिसका नाम है राइज ऑफ किंगडम। राइज ऑफ किंगडम का मतलब होता है राज्य का उदय। राइज ऑफ किंगडम में हम लोग पहला वर्ड जिससे मुखातिब होते हैं उसका नाम है महाजनपद। महाजनपद का मतलब क्या होता है? महाजनपद जो है वह एक हिंदी वर्ड है। तो महाजनपद का मतलब क्या होता है? महाजनपद को अगर हम देखें, उसको अगर ब्रेक करें तो दो वर्डों से मिलकर बना है, जिसमें है महा धन जनपद। तो महा का मतलब क्या होता है? महा का मतलब इंग्लिश में होता है ग्रेट या विशाल, और जनपद, जनपद का मतलब क्या होता है? जनपद का मतलब होता है जो किसी एक राजा के अधीन आता है उसे कहते हैं जनपद। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महाजनपद का स्टार्टिंग कब हुआ? सर्वाधिक लेटर वैदिक पीरियड के समय के बाद आने वाले कालखंड को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द महाजनपद। महाजनपद जो है इसका समयकाल 600 बीसी से लेकर 340 बीसी रहा है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। महाजनपद पद दो शब्दों से मिलकर बना है, जो मैंने भी आपको बताया, महाधन जनपद, उसके बारे में बताया। फिर से रिपीट करता हूँ, जनपद जो है वह किसी एक राजा के अधीन आता है। तो महाजनपद क्या है? महाजनपद जो है वह इस प्रकार एक राजा के अधीन आने वाले विशाल क्षेत्रों को महाजनपद कहा जाता है। मतलब जैसे कि एक जिला जो है किसी राजा के अधीन आता है तो वो हो गया जनपद, लेकिन अगर बहुत सारे जिले एक ही राजा के अधीन आए तो इसे कहेंगे महाजनपद। दरअसल 1500 बीसी जब वैदिक काल का आरंभ हुआ था, तो उस समय से लेकर BC 600 तक भारत की सामाजिक दशा में कुछ बदलाव आए, जिसके कारण छोटे छोटे कबीले मिलकर क्षेत्रों में तब्दील हो गए, और वैदिक पीरियड के अंत आते आते वे कबीले महाजनपदों में तब्दील हो चुके थे। इन महाजनपदों के उदय के समय भारत 16 भागों में बटा हुआ था, और इन 16 भागों को महाजनपद कहा जाता था। जैसे आज के समय में भारत किस में बटा हुआ है? स्टेट्स में बटा है, यूनियन टेरिटरीज में बटा है, वैसे ही उस समय महाजनपद में डिवाइड था। और उस समय कितने महाजनपद में वो डिवाइड था? वह 16 महाजनपद में डिवाइड था। तो चलिए इन 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। देखिए, ये जो महाजनपद है, ये जनपद से महाजनपद कैसे बने? ये जनपद से महाजनपद बने लैंड रेवेन्यू के कारण, मिनरल्स के कारण। ये लैंड रेवेन्यू और मिनरल्स क्या थे? उस समय के धन थे। वे धन होने के कारण वे अपने धन बढ़ाने के चाह में क्या करने लगे? एक दूसरे से क्लैशेस करने लगे, या फिर क्या करने लगे? एक दूसरे से मिलकर वे अपने क्षेत्रों को बढ़ाने लगे, जिसके कारण क्या हो गया? क्षेत्र जो है, किंगडम जो है, एक्सपैंड होने लगा, और किंगडम एक्सपैंड होने के कारण वह जनपद से क्या हो गया? महाजनपद हो गया। ओके, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? एट द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के अंत में जनपद जो है एक दूसरे से लड़ते थे फॉर अ न्यू फर्टाइल एंड मिनरल वेल्थ, एंड फॉर द सेम रीजन दे मूव टुवर्ड्स द ईस्ट। देखिए, बिकॉज ऑफ दिस दे हैड क्लैशेस विद द नॉन आर्यंस हु हैव कम फ्रॉम ईस्ट एंड साउथ इंडस वैली। आर्यंस जो थे वे 16 महाजनपदों में डिवाइड थे, लेकिन ये साथ ही साथ क्या करने लगे? ईस्ट की ओर, साउथ ऑफ इंडस वैली की ओर क्या करने लगे? बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगे, और नॉन आर्यंस जो थे उन सबको वो डिफीट करके उसे अपने राज्यों में मिलाने लगे, अपने देशों में मिलाने लगे। अल्टीमेटली द स्मॉल जनपदस आइदर डिफीटेड और जॉइंड देमसेल्व्स विद द महाजनपदस। देखिए अल्टीमेटली क्या हो गया? स्मॉल जनपद जो थे वे या फिर डिफीट होके मिल जाते थे, या फिर क्या होते थे? खुशी खुशी मिलकर महाजनपद का निर्माण करने लगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? दे डिपेंड मोर ऑन द टाइप ऑफ लैंड्स देन ऑन द क्लैंस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं आज के समय पे बताऊँ। देखिए क्या होता है, अभी एक इंसान के दो बच्चे अगर हों, एक इंसान के अगर दो बच्चे हों, तो उसमें क्या होता है? दोनों बच्चे जब बड़े होते हैं तो अधिकतम मोस्टली क्या होता है, जो इंसान के दो बच्चे हुए, फिर उन दो बच्चों के कई सारे बच्चे जब होते हैं तो क्या होते हैं? उन दोनों भाइयों की जो वाइफ होती हैं वो क्या करती हैं? एक दूसरे के बीच में क्या करती है? फूट डालती हैं। फूट डालने के कारण फिर क्या होता है? इन दोनों में लड़ाई होती है। कई जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते पीपल, वो क्या करते हैं? अपने भाई का ही हक मार लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आज के समय में जो होता था वो पहले के समय में भी होता था। वंश को नहीं देखा जाता था, वे जमीन के चाह में ज़्यादा रहते थे। और क्या लिखा है? देयर आर सोर्सेज टू प्रूव दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्धा देयर वर 16 पावरफुल महाजनपद इन नॉर्थ इंडिया। देखिए जब महाजनपद का अराइजमेंट हुआ,
मतलब किंगडम का जब अराइज हो रहा था, स्टार्ट ही हो रहा था, जैसे महाजनपद बन रहे थे, उस वक्त में बुद्ध काल और जो जैन काल है, जैनिज्म और बुद्धिज्म उस वक्त जैनित पे था, मतलब अपने चरम पराकाष्ठा पे था, चरम ऊंचाई पर था। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। महाजनपद के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। देखिए महाजनपद जो है, महाजनपद 16 भागों में बटा हुआ था। 16 भागों में जो बटा था उसका नाम देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इन 16 भागों को आप पढ़ें, ओके। और इन 16 भागों को आज के समय में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट, इस मॉडर्न टाइम में कहाँ कहाँ पर वो लोकेशन है उन महाजनपदों के, देखिए यहाँ पर है। इनको आप देखें और आज से आपको माइंड मैप बन जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ये जनपद उस वक्त के समय में थे। और साथ ही साथ आते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ देम वेर रूल्ड बाय हेरिडिटरी किंग्स, द रेस्ट वेर रूल्ड बाय इलेक्टेड किंग्स। इसका मतलब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे थे जिसमें क्या होता था, राजा का ही बेटा राजा होगा ऐसा फिक्स था, और कुछ में क्या होता था, प्रजा या फिर राज्यसभा चुनकर अपना राजा खुद बना लेती थी। देयर वेर 18 ग्रुप्स टुगेदर इन वेजियन कॉन्फेडरेसी विच हैड वैशाली एज देयर कैपिटल। देखिए जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक जनपद महाजनपद जो था उसका नाम था वेजियन कॉन्फेडरेसी। क्या था, वेजियन कॉन्फेडरेसी। जो देखिए यहाँ पर VRJI लिखा है, वेजियन कॉन्फेडरेसी को VRJI वर्जी कॉन्फेडरेसी भी कहा जाता है। कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा यूनियन ऑफ स्टेट्स जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के पीपल क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं और उनका एम भी सेम होता है। समझने के लिए जैसे देखिए क्या लिखा है कि 18 ग्रुप्स के लोग जब एक साथ मिले तो वर्जी कॉन्फेडरेसी को कहलाया। ऐसा इसका मतलब होता है कि 18 किंग जो थे वो आपस में मिलकर क्या बनाए थे, वर्जी कॉन्फेडरेसी बनाए थे। मतलब कि एक महाजनपद है जिसमें राजा जो हैं 18 हैं, और 18 राजा मिलकर क्या करते हैं, एक महाजनपद का निर्माण करते हैं। इसके कारण इसको कहा गया वजियन कॉन्फेडरेसी या वर्जी कॉन्फेडरेसी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए वर्जियन कॉन्फेडरेसी और वर्जी कॉन्फेडरेसी टुडे अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड नेपाल। वर्जियन या वर्जी कॉन्फेडरेशन क्या है, आज के समय पे भारत और नेपाल का भाग है। देखिए आगे क्या लिखा है, कोसला, अवंती, वत्स एंड मगधा वेर सम ऑफ द पावरफुल मोनार्कीज। उस समय में जो महाजनपद जो बहुत ही पावरफुल थे वो कौन कौन से थे, कोसला, अवंती, वत्स और मगधा। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, उसके नीचे दे फॉट विथ ईच अदर एंड अदर रिपब्लिक्स। देखिए यहाँ पे लिखा है दे फॉट विथ ईच अदर एंड अदर रिपब्लिक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जितने भी जनपद आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब जनपद क्या करते थे, आपस में ही लड़ते थे, या फिर ये क्या करते थे, आपस में न लड़के ये क्या करते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर दूसरे गणराज्य के ऊपर लड़ाई करते थे। जैसे कुरु और मत्स्य एक दूसरे में लड़ रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, कुरु और मत्स्य मिलकर सुरसेना के ऊपर आक्रमण करके उसे हथिया लेंगे, ऐसा भी होता था। इसका मतलब ये आपस में भी लड़ते थे या फिर एक दूसरे दोनों आपस में मिलकर दूसरे के ऊपर लड़ाई कर देते थे, ऐसा होता था उस समय। अब चलिए राइज ऑफ मगधा, मगधा का उदय, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, मगधा जो है बाकी सारे महाजनपद को हराकर सबसे पावरफुल महाजनपद बनता है, और राइज ऑफ मगधा में सबसे पावरफुल उस वक्त जो किंग होते हैं उनका नाम होता है बिम्बिसार। बिम्बिसार जो है 558 BC से लेकर 491 BC उनका शासनकाल रहा है। चलिए उनके शासनकाल के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। बिम्बिसार जो हैं वह कौन से डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वह रखते हैं ताल्लुक़, बिम्बिसार जो हैं हर्यक वंश से। कौन से वंश से, हर्यक वंश से ताल्लुकात रखते हैं। कौन, बिम्बिसार जो है वो हर्यक वंश से ताल्लुकात रखते हैं। और इन्हें चलिए हम देखते हैं। देखिए बिम्बिसार का इसमें चित्र दिखाया है, ये जो थोड़े से झुके हुए और एक का स्वागत कर रहे हैं ये है बिम्बिसार, और ये जो हाथ दिखा के आशीर्वाद दे रहे हैं ये है गौतम बुद्ध, और ये कौन है, ये है बिम्बिसार। कौन है ये हैं बिम्बिसार, और ये हैं जीबी गौतम बुद्ध जो हैं वह बिम्बिसार का जब शासनकाल था उस वक्त में गौतम बुद्ध उनके यहाँ पधारे थे। ऐसा कहा जाता है कि बिम्बिसार जो है ये कब से कब तक है, 558 BC से लेकर 491 BC, और गौतम बुद्ध का जो था जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय है 563 BC से लेकर 483 BC, और वर्धमान महावीर का है 534 BC से लेकर 462 BC। इसका मतलब जो है जब बिम्बिसार का शासनकाल था उस वक्त के समान समकाल में कौन सा धर्म उदय हुआ था, जैन धर्म और बुद्ध धर्म उस वक्त अपने उच्चतम पराकाष्ठा पर थे। तो चलिए बिम्बिसार के बारे में हम लोग ने क्या जाना, बिम्बिसार जो है वो हर्यक वंश के राजा थे, और इन्होंने अपने राज्य को, मगध को किसकी ओर, कौन सी दिशा की ओर बढ़ाया, बिम्बिसार ने अपने राज्य को पूर्वी राज्य की ओर बढ़ाया, पूर्व दिशा की ओर बढ़ाया, बिम्बिसार ने अपने राज्य को, मगध देश को पूर्व दिशा की ओर में बढ़ाया। बिम्बिसार जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अपने रानी के
कहे में आकर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिए। बिंबिसार की राजधानी उज्जैन थी और बिंबिसार की एक और शादी हुई थी, शादियाँ तो कई सारी हुई थी, लेकिन उन्होंने एक जो देश है काशी, उसको कैसे जीता था, उसको जीता था वहाँ के जो राजा थे प्रसेनजीत, उन्होंने क्या किया था, अपने बहन की शादी करा दी थी। जो कौशल के राजा प्रसेनजीत थे, उन्होंने अपने बहन की शादी करा दी थी और दहेज स्वरूप में उन्होंने काशी को उनको भेंट कर दिया था। और उन्होंने अंग देश को भी जीता था वहाँ के राजा को हराकर, जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। और साथ ही साथ बौद्ध ग्रंथ में हमने जो पिछले लेसन में 4th चैप्टर में हम लोग ने बौद्ध ग्रंथ को देखा। बौद्ध ग्रंथ में जो एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बास्केट। 3 बास्केट जो है त्रिपिटक, त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में जो बिंबिसार हैं, बिंबिसार का वर्णन दिया गया है। क्या वर्णन दिया गया है, चलिए आइए उसको देखते हैं। बिंबिसार जो थे, बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था, अजातशत्रु, जिसका जो है शासनकाल 492 बीसी से लेकर 462 बीसी है। चलिए, बिंबिसार के बेटे जो अजातशत्रु थे, उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे को राजकुमार बना दिया था। लेकिन अजातशत्रु जो था वह राजकुमार बनने के बाद उसको राज्य गद्दी पाने की इतनी ज़्यादा चाह हो गई थी कि उसने अपने पिताजी को ही मृत्यु के घाट उतार दिया, उनको मार दिया। और मारने के बाद उसने पूरे राज्य को हथिया लिया, अपने पूरे जगह को अपने कैद में ले लिया, अपने अंडर में उसने ले लिया अजातशत्रु ने। देखिए अजातशत्रु का ये चित्र है, ये क्या कर रहा है, ये रात्रि में गुप्त में भ्रमण कर रहा है। अर्धरात्रि में गुप्त भ्रमण करते हुए अजातशत्रु का एक फोटो है यहाँ पर। ठीक है, अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु के बारे में मैं आपको बता दूँ, अजातशत्रु जो थे वह किसके पुत्र थे, वह बिंबिसार के पुत्र थे। और उन्होंने अपने पिताजी को मारकर राज्य प्राप्त किया था। हालांकि वह खुद आराम से प्राप्त कर लेता था, लेकिन फिर भी अपने पिताजी को उसने मार दिया। और अजातशत्रु के समय पे एक बहुत ही महान घटना हुई थी। वह घटना ये थी कि उस वक्त में बुद्ध जो है डाइड हुए थे। देखिए मैं बता रहा हूँ, अजातशत्रु का जो शासनकाल है 492 बीसी से लेकर 460 बीसी है, जिसके बीच में कौन डाइड हुए थे, गौतम बुद्ध डाइड हुए थे। और गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। देखिए डाइड होना ही उस वक्त में महापरिनिर्वाण कहा जाता था। 483 बीसी में वो डाइड हुए, जिसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण को गौतम बुद्ध जी प्राप्त हो गए। और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, उस समय की एक और घटना, गौतम बुद्ध जी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, उसके बाद उसने क्या किया, गौतम बुद्ध के जो शरीर का पार्ट था, जैसे वो मरे उनको जलाया गया। जलाने के बाद उनके भाग के एक अंश को अजातशत्रु जो है अपने साथ लेके आया। और उसके बाद उसने सबसे पहला भ्रष्ट बुद्धिस्ट काउंसिल या फिर बुद्धिस्ट संगीति उसने करवाया। कहाँ पर, सत्यपानिक्य में, जो राजगीर में है। क्योंकि उस वक्त राजगीर जो है उस वक्त की राजधानी हुई करती थी अजातशत्रु के समय में, बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में। तो वहाँ पे सत्यपानिक्य है, जिस राजगीर में सत्यपानिक्य में उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। ओके, 2 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बुद्ध जो है किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में मरे थे। और ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी इसी ने कराया था, अजातशत्रु ने। और इसने क्या किया, साथ ही साथ इनके पिताजी ने पूर्वी दिशा की ओर अपना राज्य, मगध राज्य बढ़ाया था। तो अजातशत्रु ने उत्तर और पश्चिमी दिशा में अपने राज्य को बढ़ाया। और इसने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त की, काशी, कौशल, अवंती और वैशाली में अपनी विजय हासिल इसने की। देखिए अब चलते हैं इसके आगे, अजातशत्रु के आगे चलते हैं। देखिए अजातशत्रु के आगे जो है अगर हम चलें तो हम लोग को पता चलता है अजातशत्रु ने क्या किया था, पाटलिपुत्र किला भी बनवाया था। किसने, अजातशत्रु ने बनाया था। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अजातशत्रु के जो सक्सेसर आते हैं, उनके बेटे ज़्यादा पावरफुल नहीं रहते हैं। ज़्यादा पावरफुल न होने के कारण वे ज़्यादा देर तक शासन नहीं कर पाते हैं। ओके, और ज़्यादा शासन न कर पाने के कारण क्या करते हैं, राज्य की जो सभा होती है वह उन्हें उठा के हटा देती है। जैसे कि अजातशत्रु का जो बेटा होता है वह होता है दर्शक, दर्शक उसका नाम है, दर्शक होता नहीं है। अजातशत्रु का बेटा हो जाता है, उसका नाम अजातशत्रु का जो बेटा होता है उसका नाम होता है दर्शक। वो ज़्यादा पावरफुल किंग नहीं होता है। और दर्शक के बाद जो एक और बेटा होता है उसका नाम होता है उदायन। क्या होता है, उदायन ज़्यादा पावरफुल किंग नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, उदायन के समय में क्या होता है, पब्लिक में रिवॉल्ट हो जाता है। क्या होता है, पब्लिक में रिवॉल्ट हो जाता है। या फिर मैं कह सकता हूँ राज्यसभा में क्या होता है, उदायन को हटाकर उस समय के जो मंत्री होते हैं, उदायन के राज्यसभा में जो मंत्री होते हैं, जिसका नाम होता है शिशुनाग। क्या होता है, शिशुनाग, ये राजा बन जाते हैं।
उदयन जो होते हैं वो पावरफुल किंग नहीं होते हैं, जिसके कारण राज्यसभा में क्या होता है, पलट हो जाता है और उदयन को हटाकर कौन राजा बन जाता है, उदयन के मंत्री, जिसका नाम होता है शिशुनाग। और शिशुनाग ही वहाँ से क्या करते हैं, शिशुनाग वंश की फाउंड को रखते हैं, आधारशिला को रखते हैं। और इसका जो वंश काल होता है शिशुनाग का, ये होता है 413 BC से लेकर 345 BC तक। और शिशुनाग के समय में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ है ये यही हुआ है कि वह हार्यक डायनेस्टी को हटाकर रिवोल्ट करवा के और वो शिशुनाग वंश को रखता है, बढ़ाता है आगे। और साथ ही साथ शिशुनाग ने एक काम और किया था, इसने ये किया था कि राजगीर को कैपिटल से हटाकर वैशाली को कैपिटल बनाया था। किसको कैपिटल बनाया था, वैशाली को कैपिटल बनाया था मगध का। ओके। और शिशुन आगा का बेटा होता है जिसका नाम होता है कालाशोक। क्या नाम होता है, कालाशोक। और कालाशोक का एक और नाम था जिसका नाम था काकवर्ण। और कालाशोक ने अपने समय में 2 इम्पोर्टेंट काम किए थे। वह काम ये था कि उसने मगध की राजधानी जो वैशाली, उसके पिताजी ने राजगीर से वैशाली में कन्वर्ट किया था, यह भी यही काम करता है। यह मगध की जो राजधानी वैशाली होती है इसको हटाकर वो पाटलिपुत्र बना देता है। लेकिन वैशाली से पाटलिपुत्र बदलने के पहले वह वैशाली में करवाता है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब दूसरी बुद्धिस्ट संगति करवाता है, कालाशोक करवाता है। और कालाशोक जो करवाता है ये कहाँ पर करवाता है, ये वैशाली में करवाता है। ठीक है, याद रखिए। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन करवाया था, अजातशत्रु ने। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था कालाशोक ने। और संगीति कराने के बाद, या फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ही संगीति कहते हैं, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराने के बाद वह क्या करता है, वह वैशाली जो राजधानी थी मगध की उसको हटाकर किसको राजधानी बना देता है, पाटलिपुत्र को बना देता है। देखिए अब यहाँ पर आपको 2 यहाँ पर हेडिंग दिखाई दे रही होगी, शिशुनागा और महापद्मनंदा। इसी के बीच में कहानी घूम रही है। शिशुनागा जो है, शिशुनागा का जो बेटा होता है कालाशोक सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराता है, साथ में वैशाली को हटाकर पाटलिपुत्र बना देता है। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, जो देखो यहाँ पे लिखा है, द फर्स्ट कैपिटल वाज श्रावस्ती, द सेकंड कैपिटल वाज राजगीर एंड द लास्टली पाटलिपुत्र। तो पहले श्रावस्ती थी, श्रावस्ती को हटा के राजगीर के बाद वैशाली के बाद कौन आता है, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र कहाँ पे होता है अंत में आके, यह होता है जो शिशुनागा का जो बेटा होता है कालाशोक, उसके समय में यह होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। कालाशोक जो होता है, कालाशोक क्या कर रहा होता है, एक बार अपनी राजधानी में पाटलिपुत्र में वो घूम रहा होता है। कहाँ घूम रहा होता है, पाटलिपुत्र में घूम रहा होता है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति उसके ऊपर नज़र गड़ाए रहता है, वो उसका नाम होता है महापद्मनंद। वो क्या करता है, वह छुरा निकालता है और उसके गले पर वार कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, कालाशोक की मृत्यु हो जाती है। 366 BC में कालाशोक की मृत्यु हो जाती है। और ये पूरा वर्णन बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कालाशोक जब राजधानी में घूम रहे थे पाटलिपुत्र में, उस वक्त महापद्मनंद ने डैगर से उनके गले पर वार किया, जिसके कारण कालाशोक की मृत्यु हो गई 366 BC में। यह पूरा बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित ग्रंथ में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया कालाशोक के मरने के बाद, मतलब 365 से लेकर 344 तक। और सभी को धीरे धीरे महापद्मनंद ने खत्म कर दिया और महापद्मनंद बाद में मगध देश का राजा बन गया। और महापद्मनंद ने फिर किसकी स्थापना की, नंद वंश की स्थापना की। और महापद्मनंद का एक सक्सेसर आता है, और वो सक्सेसर कौन होता है, वो होता है धर्मानंदा। उससे पहले हम आपको यहाँ पर लेके चलते हैं और सब कुछ समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, द नंदा डायनेस्टी हु सक्सीडेड शिशुनागा डायनेस्टी स्प्रेड द रूल ऑफ मगध थ्रू आउट द नॉर्थ इंडिया। देखिए इसमें क्या लिखा है, शिशुनागा के जो वंश होते हैं वो क्या करते हैं, मगध को पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला देता है। उसके बाद नंद डायनेस्टी उसका कर देता है सक्सीड, मतलब इसको सक्सीड कर लेता है। महापद्मनंद क्या होता है, पहला नंदा किंग होता है जो विंध्य के आगे भी मगध के विस्तार को फैलाता है, मगध का विस्तार करता है डेक्कन तक। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा है कि शिशुन आगा के वंश और महापद्मनंदा के वंश जो दोनों हैं शूद्र वर्ण से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन फिर भी ये क्या बने, उस वक्त में किंग बने, जो कि बहुत ही बड़ा बिग चेंज था, क्योंकि वर्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड के बाद जो राइज ऑफ किंगडम हुआ इसमें दिखाया गया कि जो शूद्र हैं शिशुनागा और महापद्मनंदा, ये भी क्या बने, ये भी राजा बने।
और महापद्मनंद जो है, महापद्मनंद क्या करता है, ये अपने किंगडम को डेक्कन तक, विंध्य के पार भी डेक्कन तक ले जाता है, दक्षिण तक। ओके, अब देखिए क्या होता है, महापद्मनंद का एक सक्सेसर होता है जिसका नाम होता है धनानंद। धनानंद जब राजा बनता है, धनानंद के वक्त में वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट घटना घटती है। घटनाएं तो बहुत घटती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट घटना जो घटती है ये होता है कि अलेक्जेंडर उस समय में लड़ते हुए भारत के पास पहुंचा था। और आज के वर्तमान समय में जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान पूरा अलेक्जेंडर जीत लेता है। अलेक्जेंडर जीत लेता है मतलब सिंधु नदी जो बहते हुए पाकिस्तान में गई है, उसके उस पार जितने भी जगह हैं, सब जगहों को कौन जीत लेता है, अलेक्जेंडर जीत लेता है। लेकिन उसके बाद सिंधु नदी पार करने की ताकत अलेक्जेंडर के सैनिक नहीं रखते। हालांकि धनानंद तैयार होता है लड़ाई करने के लिए, लेकिन अलेक्जेंडर के सैनिक इतना ज़्यादा थक गए होते हैं कि वे आगे चलने को तैयार नहीं होते और वहीं से वे लौट जाते हैं। ये धनानंद की खुशकिस्मती रहती है। लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर के आने की बात सुनकर उसके पूरे जो मगध देश है, उस वक्त में मगध देश जो था वह पूरे उसमें एक अशांति और अव्यवस्था फैल जाती है। और उस समय में एक इम्पॉर्टेंट, एक महान विद्वान का एंट्री आता है, वह है चाणक्य। चाणक्य आता है मंत्री का पद हासिल करने के लिए, लेकिन धनानंद उसका बहुत ही तिरस्कार करता है, अपमान करता है अपने राज्यसभा में। हालांकि चाणक्य क्या होते हैं, काले रंग के होते हैं और थोड़े बदसूरत होते हैं, जिसके कारण उनका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाता है धनानंद। और इसको चाणक्य जो है अपना बहुत बड़ा अपमान समझते हैं। और चाणक्य के बारे में आपको बता दूं, चाणक्य के दो और नाम थे। वह चाणक्य के दो नाम वे यह थे कि चाणक्य का पहला नाम था कौटिल्य और दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य ने एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ओके, तो फिर धनानंद जब चाणक्य का अपमान करता है, चाणक्य क्या करते हैं, वे वहीं पर मनी मन कसम खा लेते हैं कि अब मैं अपनी चोटी को तभी बांधूंगा जब नंदवंश को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तो चाणक्य करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके उनके साथ में बहुत सारी सेनाओं का साथ हासिल करवाकर धनानंद से लड़वा देते हैं। धनानंद से लड़ाई जब उनकी होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जीतने के बाद वह पूरे मगध देश पर शासन करने लगते हैं और साथ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़कर वह क्या करते हैं, दक्षिण में बहुत दूर तक, सुदूर तक अपने मगध का विस्तार कर देते हैं, मगध देश का। और साथ ही साथ यह पश्चिम दिशाओं की ओर में भी पूरी तरह से विस्तार करने में लग जाते हैं। और ये पूरे विस्तार के समय में जो इनके प्रधानमंत्री रहते हैं वह होते हैं चाणक्य। याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बड़ा राजा बनाने में सिर्फ एक ही आदमी का हाथ था, वो था चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे और चंद्रगुप्त का युद्ध फिर सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस के साथ हुआ था। देखिए क्या होता है, अलेक्जेंडर क्या होते हैं, जब उनके सैनिक थक जाते हैं, थकने के बाद जब वो वापस देश में जाते हैं तो क्या होते हैं, वहाँ पर अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। अलेक्जेंडर की वहाँ पर मृत्यु हुई रहती है और यहाँ पर धनानंद और चंद्रगुप्त की लड़ाई होती है, जिसपे चंद्रगुप्त क्या होता है, राजा बन जाता है। और उसी शासनकाल में अलेक्जेंडर की जो मृत्यु हुई रहती है उसी समय में, तो अलेक्जेंडर का जो पूरा जीता हुआ भाग होता है उसको कई भागों में बांटा जाता है। तो उस समय में अलेक्जेंडर का एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है सेकुलस। क्या नाम होता है, सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम होता है, सेल्यूकस निकेटर। वह क्या करता है, जो इस समय वर्तमान समय में अफगानिस्तान बलूचिस्तान का पार्ट है, ये सब पार्ट सेल्यूकस निकेटर के अंडर में आता है। तो क्या होता है, सिंधु नदी तक तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन पूरा जमा लेता है। वह क्या करता है, सिंधु नदी के आगे भी लड़ाई करने की सोचता है और सेल्यूकस निकेटर से उसकी लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है। और वो क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर को हरा भी देता है। सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद फिर क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर उसे मैत्री संबंध रख लेता है। क्या करता है, अपनी बेटी का विवाह कर देता है और दहेज में वह दे देता है काबुल को और गांधार को और बलूचिस्तान, इन 3 बड़े बड़े जनपदों को वह सौंप देता है। किसे दे देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य फिर क्या होता है, सिंधु नदी के उस पार पे भी वो अपने साम्राज्य को फैला देता है। सेल्यूकस फिर क्या करता है, अपनी मैत्री संबंध रख लेता है और सेल्यूकस अपनी बेटी के साथ में एक दूत को भी भेजता है जिसका नाम होता है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज इंडिया का वर्णन करता है अपने बुक इंडिका में, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे चलिए आइए देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वे डायनेस्टी वह फैला। देखिए यहाँ पे पूरा सब कुछ वही लिखा हुआ है, आके देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराते हैं। हराने के बाद वह
पूरी जगह को क्या करते हैं, फैलाते हैं, मगध का विस्तार करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर और क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि वह वेस्ट इंडिया में लड़ाई करके सबको हराते हैं और अलेक्जेंडर के जो सेना नायक मंत्री जो होते हैं सेकुलस निकेटर, उनको हराते हैं। और साथ ही साथ वह क्या करता है, डाउरी में अपनी बेटी की शादी करा के 3 जनपद को उनको सौंप देता है। और मेगास्थनीज उनके साथ में आते हैं और बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है इंडिका, चंद्रिका। और बाद में चंद्रगुप्त जो है वह किसके द्वारा सक्सीडेड होते हैं, बिंदुसारा जो उनका पुत्र होता है, जो 25 साल तक राज करता है। देखिए चंद्रगुप्त के बारे में एक और बात आपको बता देता हूँ। चंद्रगुप्त जो है बिंदुसार को पूरा राज्य पाठ सौंप कर वो क्या करता है, जो जैन धर्म के दिगंबर के सबसे मेन जो साधु होते हैं उस वक्त के भद्रबाहु, उनके साथ में वो चले जाते हैं श्रवण बेलगोला। और वहाँ पर वह सब कुछ खाना पीना छोड़कर वह क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, बहुत ही तप करते हैं। तप करने के साथ में वो क्या होते हैं, अपने प्राण को त्याग देते हैं वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और बिंदुसार जो हैं चंद्रगुप्त के बेटे, वह क्या करते हैं, 25 साल तक राज्य करते हैं पूरी जगहों पर। और आपको मैं ये भी बता दूं, बिंदुसार के समय में भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही रहे। और उसके बाद एक बहुत ही बड़े चक्रवर्ती सम्राट का उदय होता है जिसका नाम है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसका PDF आपके YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, इसे देखें। तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।